आज हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे ना। कंसाइनमेंट हो गया था, डिपार्टमेंट हो गया था, तो थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग तो समझते हैं ब्रांच अकाउंट होता क्या। थोड़ा लेंथी है लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर। थर्ड 15 मार्क्स तो श्योर आएगा। ओके, तो हम लोग बिजनेस जब करते हैं ना, उसमें एक डायरेक्ट बिजनेस करने का तरीका होता है कि अपना जो हेड ऑफिस है, प्रोडक्शन करते बेचते, और कुछ डिफरेंट एरिया में फिर अपना ब्रांच खोल लेते, शाखा खोल लेते। बैंक में देखोगे इस तरह होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेड ऑफिस कहीं पे है, और पूरा इंडिया इवन वर्ल्ड में भी ब्रांच है। बाटा का देखोगे, बाटा इंडिया लिमिटेड है ना, तो कहीं पे बाटा का एक्चुअली बोलो तो हेड ऑफिस कहाँ है? बाटा इंडिया कंपनी नहीं है, ना ना, अरे नहीं, यूरोपियन कंट्री का। इस हाँ, बाटा यूरोपियन कंट्री का है। एनीवे तो बाटा है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया देखोगे, है ना, ब्रांचेस। तो इस तरह डिफरेंट ब्रांच है, एक हेड ऑफिस है और डिफरेंट लोकेशन में अदर ब्रांचेस है। तो एक एक ब्रांच से प्रॉफिट कितना या लॉस कितना, ये फाइंड करने के लिए अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ये फाइंड करने के लिए क्या प्रिपेयर किया जाता है? ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर। तो उस ब्रांच से कितना प्रॉफिट या लॉस आया। श्री लेदर्स का देखोगे, खादिम्स का देखोगे ना, ऐसा ब्रांच है। तो अब आ जाते हैं ब्रांच में कितना टाइप्स का ब्रांच होता है, उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या हो। पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच। हाँ, खादिम श्री लेदर्स ऑफ इंडिया है, और वो हेड ऑफिस कोलकाता। खादिम श्री लेदर दोनों का ही हेड ऑफिस कोलकाता। और एक कंपनी लेदर्स में और अच्छा कंपनी है रेड टेप। हाँ, मिर्जा, वो यूपी का है, लेकिन मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस है, इतना फेमस कंपनी रेड टेप। एक्चुअली मिर्जा इंटरनेशनल बोल के कंपनी है, उन लोगों ने लेदर प्रोडक्ट्स बनाते, प्लस अदर प्रोडक्ट्स बनाते, उसको एक उसको उसमें से मतलब वो डिवाइड करके एक दूसरा कंपनी बनाया, रेड टेप बोल के। उसके अंदर ही था, अब अलग से कंपनी बना दी। तो अच्छा कंपनी है। खैर, तो ब्रांच होता है क्या ना, एक हेड ऑफिस होगा और उस डिफरेंट लोकेशन में उनका ब्रांच, ठीक है ना। उस ब्रांच का अकाउंट करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस जब क्लासिफाई करेंगे दो तरह का। एक हो गया बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ठीक है, ठीक। बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो ये ब्रांच दो तरह का होता है। एक हो गया डिपेंडेंट ब्रांच, एक हो गया डिपेंडेंट ब्रांच, और दूसरा हो गया आपका इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। ओके, तो कैसे समझेंगे डिपेंडेंट ब्रांच या इंडिपेंडेंट ब्रांच? हम घर का ले लेते हैं, फैमिली का लेते हैं। फैमिली एग्जांपल उससे क्लियर हो जाएगा। मान लो आपका फैमिली में आपका पापा पेरेंट्स है, तो पापा हेड हो गया ना, और फैमिली में अदर मेंबर्स भी है।
तो उनका लड़का लड़की सब कोई है, वाइफ भी है, लड़का लड़की है, भाई भी होगा, सिस्टर भी होगा, है ना, मदर फादर भी होगा। लेकिन मदर फादर अगर वो एजेड हो गया तो हो सकता है वो डिपेंडेंट होगा किस पे, पापा पे डिपेंडेंट है। फिर आपका लड़का लड़की भी डिपेंडेंट है ना। तो जो छोटा लड़का है अभी एकदम माइनर है, क्लास 5 6 में पढ़ रहे हैं, वो तो टोटली डिपेंडेंट है। कुछ भी करना सारा पापा मम्मी का डिसीजन से होता है ना, मतलब हेड ऑफिस का डिपेंडेंट, हेड ऑफिस का डिसीजन से ही चलता है। अपना उनका डिसीजन कुछ चलता है, कुछ नहीं, तो टोटली डिपेंडेंट हो गया। अब मान लो वो लड़का बड़ा हो गया और जॉब मिल गया, लेकिन पापा अभी भी है, करता तो हेड हेड तो पापा है ना, लेकिन वो लड़का देखो अभी भी डिपेंडेंट है, लेकिन कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है ना। अब वो इंडिपेंडेंट हो गया है, तो मतलब फैमिली मेंबर्स, लेकिन उसको क्या माना जाएगा, इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप वो कुछ अर्न करते, फैमिली में पार्टिसिपेट करते हो अर्न, तो उसका डिसीजन भी चलते हो, जो पैसा देते हो तो बोलेगा ना इसमें कुछ खर्चा कीजिए इस पर्पज से, तो उसका डिसीजन भी लिया जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली टोटल डिसीजन, फाइनल डिसीजन कौन लेंगे, पापा ही लेंगे ना। तो बस ऐसा है। तो जो ब्रांच टोटली डिपेंड करता है किस पे, हेड ऑफिस पे, इसका सारा डिसीजन कंट्रोल कौन कर रहा है, तो 100% कंट्रोल किसका हो रहा है, हेड ऑफिस का, हो गया डिपेंडेंट ब्रांच। और जिसका 100% कंट्रोल हेड ऑफिस का नहीं है, कुछ डिसीजन ब्रांच भी लेते, कुछ कंट्रोल में डिसीजन में पार्टिसिपेट ब्रांच भी कर सकते, उसको क्या बोलोगे आप, इंडिपेंडेंट ब्रांच। समझ में ना, तो एक पॉइंट हो गया। तो डिपेंडेंट ब्रांच कैसे पता चलेगा ना, 100% या टोटल कंट्रोल, टोटल कंट्रोल बाय हेड ऑफिस। जो भी डिसीजन इस ब्रांच का सारा डिसीजन कौन लेंगे बोलो तो, जो भी डिसीजन वो कौन लेता है, हेड ऑफिस, ब्रांच इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। टोटल टोटल कंट्रोल बाय हेड ऑफिस। और तो इंडिपेंडेंट में क्या होगा, पार्शियल कंट्रोल बाय ब्रांच, हेड ऑफिस के पास मेजर कंट्रोल है, लेकिन पार्शियल डिसीजन ब्रांच, तो पार्शियल कंट्रोल, पार्शियल कंट्रोल बाय ब्रांच, पर मेजोरिटी हेड ऑफिस का ही है। कुछ काम के लिए उनको बोल देते ठीक है, इसके लिए आप खुद डिसीजन ले सकते, तो पार्शियल कंट्रोल बाय ब्रांच। और लेकिन यहाँ टोटल कंट्रोल किसका रहेगा बोलो, हेड ऑफिस का रहेगा। ओके, एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अगर डिपेंडेंट ब्रांच है, प्राइमरी एंड फाइनल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेड बाय हेड ऑफिस, इसका सारा अकाउंटिंग का काम भी कहां से होता है, हेड ऑफिस से। ब्रांच कोई अकाउंट नहीं प्रिपेयर करते, ब्रांच सिर्फ डाटा शेयर करते, भाई इतना सेल हुआ, ठीक है, इतना खर्चा हुआ, बस यही शेयर करते। लेकिन अकाउंट्स का सारा काम प्राइमरी और फाइनल, मतलब प्राइमरी अकाउंट्स मतलब क्या होता है, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट मतलब ईयर एंड में फाइनल अकाउंट, तो ये सारा काम कौन करेगा, हेड ऑफिस। तो हो गया डिपेंडेंट ब्रांच, मतलब अकाउंट्स का सारा रिकॉर्ड्स प्राइमरी से लेके फाइनल तक वो कौन करते, हेड ऑफिस करते, अगर वो डिपेंडेंट ब्रांच। और वो अगर इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो प्राइमरी रिकॉर्ड्स करेगा ब्रांच और फाइनल रिकॉर्ड्स करेंगे हेड ऑफिस, ये होता है। तो बी, अच्छा ये पॉइंट ए था, बी, इसमें प्राइमरी रिकॉर्ड्स बाय ब्रांच, प्राइमरी रिकॉर्ड्स आर मेड बाय branch, but final records incorporated by हेड ऑफिस। इनकॉर्पोरेट करना मतलब इस ब्रांच का रिकॉर्ड्स को लेके अपना बुक्स में ट्रांसफर करना, दैट इज इनकॉर्पोरेशन।
ये पीरियोडिकली होता रहता है। तो ये बस ये दो पॉइंट से पता चलता है डिपेंडेंट ब्रांच या इंडिपेंडेंट ब्रांच। थोड़ा बहुत पॉइंट लिख रहा हूँ क्योंकि 5 मार्क्स में हो सकता है, थ्योरी भी दे सकता है। कुछ 5 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा, कुछ 10 मार्क्स रहेगा, कुछ 15 मार्क्स। तो 5 मार्क्स में आपका थ्योरी भी दे सकता है, इसीलिए थोड़ा बहुत थ्योरी समझना जरूरी है, बट प्रैक्टिकल मिल जाएगा इसमें 100%। तो एक बेसिस पे देखे, एक बेसिस ऑफ क्या था, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ब्रांच कितना टाइप का हो गया बोलो? दो, एक डिपेंडेंट ब्रांच और एक क्या हो गया आपका? इंडिपेंडेंट ब्रांच। सेकेंड क्लासिफिकेशन बी, बेसिस ऑफ लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन। ना ना ना, और ये पॉइंट ए था, बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। उसके हिसाब से दो तरह का ब्रांच था और ब्रांच का कुछ कंडीशन लिखे थे, ठीक है ना। अब बेसिस, बेसिस ऑफ लोकेशन मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन, कहाँ है वो ब्रांच, उस पर डिपेंड करेगा फिर ब्रांच के क्लासिफिकेशन। लोकेशन बेसिस दो तरह का होता है, एक डोमेस्टिक ब्रांच और इधर फॉरेन ब्रांच। तो बेसिस ऑफ लोकेशन मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन, फिर ब्रांच दो तरह का है, एक हो गया डोमेस्टिक ब्रांच और दूसरा क्या हो गया आपका, बोलो? मतलब अगर इंडिया में हेड ऑफिस और इंडिया में ही ब्रांच है तो विद इन कंट्री हो गया, उसको आप क्या बोलोगे? डोमेस्टिक ब्रांच। लेकिन हेड ऑफिस इंडिया में और ब्रांच खोल के रखे अदर कंट्री में भी, ठीक है ना, तो फॉरेन ब्रांच। हेड ऑफिस इंडिया, यूके, यूएसए, ये सब कंट्री में भी ब्रांच है, तो क्या हो जाएगा बोलो? फॉरेन ब्रांच हो जाएगा। ओके, तो एग्जांपल ले सकते हैं टाटा, टाटा मोटर्स है ना, हेड ऑफिस कहाँ है? इंडिया। लेकिन यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे जगह उनका है ना। लैंड रोवर जगुआर जो है उसको तो टाटा खरीद लिए, तो टाटा मोटर्स का ही हो गया ना। यस, और जो फिर टाटा का जो होटल्स है, पूरा दुनिया में होटल खोल के रखे, पूरा दुनिया में होटल खोल के रखे। तो इसमें क्या है, हेड ऑफिस इंडिया में हो रहा है और इंडिया में भी ब्रांच है उनका, तो वो क्या डोमेस्टिक हो जाएगा। और लेकिन जो बाहर में है वो क्या हो जाएगा? फॉरेन ब्रांच। समझ में है ना? तो इसमें डोमेस्टिक ब्रांच और फॉरेन ब्रांच में कुछ नहीं, अकाउंट तो ब्रांच का ही करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, अगर हेड ऑफिस इंडिया में है तो बोलो तो यहाँ का जो अकाउंट करोगे कौन सा करेंसी में करेंगे? आईएनआर, आईएनआर में करेंगे ना। लेकिन ब्रांच यूके में है, वहां तो पाउंड में हो रहा है। ब्रांच अगर आपका यूएसए में हो तो डॉलर में हो रहा है, वहां परचेज सेल सब कुछ तो डॉलर में हो रहा है, ट्रांजैक्शन सब डॉलर में हो रहे हैं ना। तो यहाँ की आप यहाँ जो अकाउंट बनाएगा, आधा इंडिया का जितना उसके लिए आईएनआर में करेंगे और उसके लिए डॉलर में करेंगे नहीं, पूरा इंडियन करेंसी में करना होगा। तो जो करेंसी को एक्सचेंज करना होगा, एक्सचेंज करके बनाना होगा, एक्स्ट्रा इतना ही, ठीक है ना। तो ए डोमेस्टिक ब्रांच मतलब क्या हो गया? ब्रांच विद इन कंट्री और ब्रांच बियॉन्ड कंट्रीज। हो गया ब्रांच विद इन कंट्री, ब्रांच विद इन कंट्रीज, कंट्रीज के अंदर होता है। और इसमें होता है ब्रांच बियॉन्ड कंट्रीज। ब्रांच विद इन कंट्री एंड ब्रांच बियॉन्ड कंट्रीज। ओके, अरे ए पॉइंट ए हम बार बार बी लिख रहे, ए बी only currency of the head office country, only currency of कौन सा country? head office country is reported
तो अपना अकाउंटिंग जो रिपोर्ट करते हैं तो उसमें कौन सा करेंसी होगा? अपने करेंसी, है ना, उसमें रिपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ भी रिपोर्ट तो अपने हेड ऑफिस कंट्री में करेंगे, लेकिन उसको जो फॉरेन करेंसी उसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। और इसमें क्या होगा? आफ्टर कन्वर्टिंग फॉरेन करेंसी टू हेड ऑफिस करेंसी अकाउंट्स आर रिपोर्टेड। ठीक है, तो वहां एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। जो फॉरेन करेंसी है, डॉलर हो, यूरो हो, चाहे पाउंड हो, लीरा हो, व्हाटएवर, ठीक है ना, तो उसको क्या करना होगा? इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके, हेड ऑफिस अगर इंडिया में है, कन्वर्ट करके अकाउंट करना होगा। और अगर डोमेस्टिक करेंसी ब्रांच है, उसमें कन्वर्सन का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, डोमेस्टिक ब्रांच ये डिपेंडेंट भी हो सकता है या इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, बट फॉरेन ब्रांच ऑलवेज इंडिपेंडेंट, वो कभी डिपेंडेंट नहीं होगा। फॉरेन कंट्री में ब्रांच खोलने, उस कंट्री का भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो मानना पड़ेगा। वो बोलेगा यहाँ का भी प्रमोट मालिक होना चाहिए, मतलब मेरा इस कंट्री का भी कुछ ओनरशिप होना चाहिए। 100% ओनरशिप को नहीं देखे तो फिर पूरा कंट्रोल तो नहीं है ना। जैसे इंडिया में भी कोई फॉरेन कंट्री से आता है, जैसे सैमसंग, सैमसंग है ना, कोरिया का है, तो इंडिया में फैक्ट्री खोल के बैठे, तो 100% कोरिया का नहीं है। इंडिया में जो फैक्ट्री है ना, ये इंडिया के पास भी ओनरशिप है। इंडिया का कोई ना कंपनी उनके साथ ओनरशिप बेसिस में आए, तो ज्वाइंट एग्रीमेंट होता है। तो यहाँ का भी कुछ रहेगा और वहाँ का सैमसंग भी रहेगा, दोनों मिला के एक कंपनी चला जाता है। तो यहाँ टोटल डिसीजन 100% क्या कोरिया से होगा? नो, होता है नहीं। तो फॉरेन कंट्री मतलब फॉरेन ब्रांच होने से वो अलॉयज क्या होगा? इंडिपेंडेंट। तो इट में भी डोमेस्टिक में क्या हो सकता है? तब ब्रांच में भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, द ब्रांच में भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, बट foreign branch always independent. Foreign branch is always independent. तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच। पूरा एक बार कर लेते हैं। ब्रांच को जो क्लासिफाई करोगे दो टू डिफरेंट वे से। पहले देखेंगे कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से हो रहे हैं, ठीक है ना। उस बेसिस पे ब्रांच कितना टाइप का बोले? एक डिपेंडेंट ब्रांच, दूसरा क्या? इंडिपेंडेंट ब्रांच। और डिपेंडेंट कैसे पता चलेगा? ये दो पॉइंट याद रखोगे। क्या पॉइंट बोले? टोटल कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है? हेड ऑफिस से। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो पार्शियल कंट्रोल किसके पास रहेगा? ब्रांच के पास। सेकंड, प्राइमरी रिकॉर्ड्स और फाइनल अकाउंटिंग रिकॉर्ड सब कुछ कौन करेगा इसमें? हेड ऑफिस। लेकिन उसमें प्राइमरी रिकॉर्ड्स करेगा ब्रांच और फाइनल रिकॉर्ड्स किसको करना है? हेड ऑफिस। ये था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच समझने का, ठीक है। और दूसरा बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन या लोकेशन, लोकेशन बेसिस पे एक होता है डोमेस्टिक ब्रांच विद इन कंट्री, और ये हो गया आपका फॉरेन ब्रांच बियॉन्ड कंट्रीज। बस इसके लिए पॉइंट याद रखोगे, ठीक है। तो ब्रांच का ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे आते, ब्रांच का अकाउंट कैसे करोगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आओ, यही मेनली सीखना है हम लोगों को कि ब्रांच अकाउंट्स कैसे करोगे। देखो, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अब पॉइंट टू, ये पॉइंट वन था, अब लिखो पॉइंट टू, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ ब्रांच। ब्रांच के लिए अकाउंट्स कैसे किया जाएगा, उसके लिए अलग अलग मेथड है, तीन अलग अलग मेथड है। देयर आर थ्री डिफरेंट मेथड्स।
ठीक है, क्या क्या मेथड है? फर्स्ट मेथड लिखो, स्टॉक डेटर्स, सॉरी डेटर सिस्टम, डेटर्स, डेटर सिस्टम। दूसरा नाम है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मेथड। फर्स्ट मेथड डेटा सिस्टम और सिमेट्रिकल मेथड। सेकेंड मेथड स्टॉक डेटा सिस्टम, स्टॉक डेटा सिस्टम, इसको और एक नाम से जानते हैं एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड। और थर्ड मेथड फाइनल अकाउंट मेथड। तो ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए तीन मेथड होता है। क्या क्या मेथड हो गया आपका? एक डेटा सिस्टम या सिमेट्रिकल मेथड, दूसरा हो गया स्टॉक डेटा सिस्टम एनालिटिकल मेथड, और थर्ड क्या हो गया? फाइनल अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग पीएल करोगे प्रॉफिट आ जाएगा। ये सारा ब्रांच अकाउंट करने का एक ही मोटिव है, ब्रांच से प्रॉफिट कितना या लॉस कितना। प्रॉफिट लॉस कैसे करते हैं? फाइनल अकाउंट से करते हैं ना। तो सिर्फ फाइनल अकाउंट नहीं, और दो मेथड है इसमें। फर्स्ट मेथड का नाम क्या हो गया? डेटा सिस्टम या सिमेट्रिकल मेथड। इसमें हेड ऑफिस ना, ये सब अकाउंट कौन प्रिपेयर करे? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ब्रांच को अपना डेटर्स मान लेते, कस्टमर मान के अकाउंट करते। हेड ऑफिस ब्रांच को अपना कस्टमर मान लेते, उस इसको मान के अकाउंट करते। एक्चुअली ब्रांच तो मेरा ही है। अगर मेरा हेड ऑफिस है तो ब्रांच, यहाँ हेड ऑफिस है और उत्तरपाड़ा में ब्रांच है, तो मेरा ही है ना। लेकिन उसको हम अपना कस्टमर मानते। जैसे कंसाइनमेंट किए थे ना, कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेजते, कंसाइनी बेचते, तो कंसाइनर का ही तो बिजनेस है, तो अपना एजेंट मानते। तो इसी तरह हेड ऑफिस ब्रांच को अपना कस्टमर मान लेते कि आपको गुड्स भेजे तो बेच के हमको पैसा देना, वही तो होगा ना। जो भी खर्चा है हेड ऑफिस से तो बियर करेगा। तो सेम लाइक कंसाइनमेंट, इस कंसेप्ट से अकाउंट करते हैं, लेकिन डेटर्स मान के किया जाता है। तो इसीलिए नाम क्या हो गया आपका? डेटर सिस्टम। और फिर सेकंड एनालिटिकल, मतलब एक एक अकाउंट ब्रांच का अलग से मेंटेन किया जाता है। ब्रांच में कितना स्टॉक है, कितना ब्रांच बेच दिए, कितना रह गया, वो सारा स्टॉक एनालिसिस करते हैं स्टॉक अकाउंट से। ब्रांच क्रेडिट में बेचे तो डेटर्स भी होगा, उसको एनालिसिस करते हैं। इस तरह अलग अलग अकाउंट बनाया जाता है और उसके बाद प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो इसीलिए एनालिटिकल मेथड, उसको एनालाइज किया जाता है। और नाम भी हो गया क्या? स्टॉक डेटर्स मेथड और थर्ड फाइनल अकाउंट मेथड। ठीक है। और फर्स्ट मेथड होता है डिपेंडेंट ब्रांच में, थर्ड मेथड सब में फॉलो हो सकता है। देखना नहीं, बस अकाउंटिंग हम करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट फॉर्मेट में, कैसे अकाउंट करोगे। मेथड फर्स्ट, और तीनों मेथड का इक्वल इंपॉर्टेंस है। मतलब ज्यादातर आता है आपका, हाँ बहुत ज्यादा वेट दे सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड बहुत ज्यादा देता है, और जनरल में फर्स्ट भी दे देता है, सेकंड भी देता है। ऑनर्स में थोड़ा सेकंड मेथड से ज्यादा देता है, फर्स्ट में थोड़ा कम देता है। और थर्ड मेथड भी है, लेकिन जितना फर्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट है उतना थर्ड नहीं, बट कभी कभी तो दे देता है, तो इसलिए छोड़ नहीं सकते। ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों मेथड से सीखना है आपको, इसीलिए लेंथी है। अब फर्स्ट मेथड का डिटेल्स। ठीक है, फर्स्ट मेथड का डिटेल्स। तो ये था मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंट्स कैसे करूं? देखो, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स, मेथड वन। पॉइंट क्या लिखे थे? टू लिखे थे ना। पॉइंट टू में क्या चीज लिखे, बोलो। मतलब कितना मेथड्स फॉलो करते। ओके, पॉइंट थ्री। अच्छा, लिख लिए ये पॉइंट, लिख लिए पॉइंट टू। और जो तीन मेथड है लिख लिए ना। अब आ जाओ पॉइंट थ्री, फॉर्मेट ऑफ मेथड वन। फॉर्मेट ऑफ मेथड वन। हम लोग अकाउंट करेंगे तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस,
ऑलवेज हेड ऑफिस का बुक में अकाउंट करोगे, डैश ब्रांच अकाउंट। पहले डैश मतलब क्या है, वो लोकेशन। जैसे अगर बाटा का ही ले, मतलब इंडिया में हाँ फॉर्मेट बड़ा है, एक ही अकाउंट है, उसके बाद कुछ नोट्स आएगा, बट इसी अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, इससे प्रॉफिट आ जाएगा। चलो बाटा हेड ऑफिस मुंबई, इंडिया का हेड ऑफिस मुंबई में है, लेकिन कलकत्ता में ब्रांच है, ऑल ओवर इंडिया ब्रांच है ना। कलकत्ता में ही देखोगे, आपका कॉलेज स्ट्रीट में भी ब्रांच है, मानिकतला में ब्रांच है, चितपुर में ब्रांच है, स्प्लैनेड में ब्रांच है। तो कौन सा ब्रांच का अकाउंट कर रहे हैं, वो नाम लिखोगे कि ये आपका स्प्लैनेड ब्रांच, एक पर्टिकुलर ब्रांच का ही तो करेंगे ना, यानी कि आपको हजारों ब्रांच अकाउंट करना होगा, नहीं, एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए अकाउंट आपको करना है, तो जो प्लेस है ना वो मेंशन कर दो, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, ड्रॉ करो फॉर्मेट, एक डेट कॉलम होता है, इग्नोर इट, ठीक है, जरूरत नहीं। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ब्रांच अकाउंट, अरे फटाफट ड्रॉ करो। तो ट्रांजैक्शन, डेबिट साइड लिखो, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ब्रांच में कुछ एसेट्स तो होगा ना, अरे एक ब्रांच है, ब्रांच में फर्नीचर होगा, स्टॉक होगा, है ना, तो कैश बॉक्स में कुछ कैश होगा, तो ओपनिंग जितना भी एसेट्स है वो एसेट्स डेबिट होता है, तो डेबिट साइड लिख लोगे। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, इसमें क्या आएगा, ओपनिंग, ओपनिंग ब्रांच एसेट्स, हाँ फर्स्ट मेथड, मेथड फर्स्ट लिख लिया ना, ओपनिंग ब्रांच एसेट्स, इसमें क्या लिखना होगा आपको, ओपनिंग ब्रांच एसेट्स, हम कुछ नाम लिखेंगे, क्वेश्चन में यही सब रहेगा। तो ब्रांच एसेट्स में बोलो क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले स्टॉक, कुछ होना हो, स्टॉक तो रहेगा ना, तो ब्रांच स्टॉक, ओके। फिर ब्रांच डेटर्स, हाँ ब्रांच मेंशन कर देगा, मतलब उसी ब्रांच का ही सब लिखते जाएंगे। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच कैश, ओपनिंग में कितना कैश है। फिर ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स, मतलब ब्रांच में फर्नीचर, मशीनरी, ये सब जितना भी है वो सब आ जाएगा। फिर ब्रांच प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, तो ये सारा ब्रांच एसेट्स जितना भी था ओपनिंग वो लिखते जाओगे। नाउ स्टॉक में टू डिफरेंट प्राइस हो सकता है, कॉस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस, कंसाइनमेंट में था ना, गुड्स इनवॉइस प्राइस में भेजे तो इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस, तो इसमें भी वही चीज हो सकता है। हेड ऑफिस गुड्स भेजे ब्रांच में इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस लिखोगे, और कॉस्ट में भेजे तो कॉस्ट प्राइस लिखोगे। तो ओनली स्टॉक में, ओनली स्टॉक में कॉस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस, और डेटर्स जितना अमाउंट बोल देंगे वही लिखोगे, कैश, फिक्स्ड एसेट्स, ये सारा एट द बिगिनिंग कितना था वो लिखते जा रहा है। सिर्फ स्टॉक की जगह दो चीज देखना होगा, कॉस्ट प्राइस में है तो कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस में गुड्स भेजे तो इनवॉइस प्राइस, समझ में आना। और इनवॉइस है तो लोडिंग इंक्लूड है, अनलोड करेंगे, कंसाइनमेंट में किए थे, वो सब आएगा इसमें भी। कर द बिगिनिंग जितना एसेट्स था वो लिख लिए, क्या क्या एसेट्स बोले, स्टॉक, डेटर्स, कैश, फिक्स्ड एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ओपनिंग कुछ लायबिलिटी है ब्रांच में, तो क्रेडिट साइड लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग
ब्रांच लायबिलिटीज, इसमें एक ही चीज हो सकता है, क्या हो सकता है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट पे करना बाकी रह गया, सैलरी कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया था, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इफ एनी, सिर्फ वही लिखना। तो क्या किए, ओपनिंग ब्रांच लायबिलिटी, इधर ओपनिंग ब्रांच एसेट्स, डेबिट साइड एसेट्स है, क्रेडिट साइड लायबिलिटी है, और लायबिलिटी में सिर्फ एक ही एंट्री हो सकता है, कौन सा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ईयर एंड में एंट्रीज करते जाएंगे, डेबिट साइड फिर आ जाओ। नो, अब हेड ऑफिस गुड्स भेजे ब्रांच में, क्योंकि ब्रांच को तो बेचना है, अरे ब्रांच खोले क्यों, बेचने के लिए ही तो हेड ऑफिस से गुड्स भेजा जाएगा, तो डेबिट साइड लिख लोगे, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, कंसाइनमेंट में करते थे ना, टू गुड्स सेंट एंड कंसाइनमेंट, तो सेम थिंग यहां आ जाएगा, हेड ऑफिस जितना गुड्स भेजे तो लिखोगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, क्या लिखोगे, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, अंडरलाइन, हेड ऑफिस से गुड्स भेजा गया, कहां भेजा गया, ब्रांच में, तो ब्रांच के पास आया, हम लोग ये मान सकते हैं ब्रांच खरीदे हेड ऑफिस से, क्योंकि ब्रांच को तो डेटर्स बन के कर रहे हैं ना, वो मेरे से खरीदे तो मेरे लिए कस्टमर हो गया ना, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच लिख देंगे, समझ में आया, सेल थोड़ी करे, नहीं तो सेल्स लिखते हैं, डेटर्स टू सेल्स, यहाँ गुड्स सेंड लिख लोगे। तो इसमें दो चीज है, एक तो सेंड बाय हेड ऑफिस, कौन भेजे, हेड ऑफिस भेजे, तो इस ब्रांच में आया ना, और इसमें भी आइदर कॉस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस, गुड्स भेजे तो कॉस्ट या इनवॉइस। दूसरा, मान लो ये हम लोग बाटा बाटा का एक ब्रांच अकाउंट कर रहे हैं, बाटा का प्लानेट ब्रांच कर रहे हैं, कौन सा ब्रांच, प्लानेट ब्रांच, मुंबई से मुंबई हेड ऑफिस से गुड्स भेजे ब्रांच में, तो लिख लिया ना, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। नाउ फिर कॉलेज स्ट्रीट ब्रांच भी है बाटा का, और प्लानेट ब्रांच भी है बाटा का, प्लानेट ब्रांच में स्टॉक थोड़ा कम हो गया, और कॉलेज स्ट्रीट ब्रांच में ब्रांच इस वक्त स्टॉक ज्यादा है, और तो बोलो तो प्लानेट ब्रांच क्या करेगा, हेड ऑफिस को बोलेगा ना कि स्टॉक कम हो गया, जल्द स्टॉक भेजिए, अर्जेंट बेसिस चाहिए, फेस्टिवल टाइम है मान लो, तो हेड ऑफिस देखे, अरे यहाँ से भेजने में तो टाइम लगेगा, हम भेजेंगे जरूर, लेकिन अभी फिलहाल देख लेते नियरेस्ट एरिया में कहीं पे कुछ सरप्लस है तो उनको बोल देंगे, तो कॉलेज स्ट्रीट ब्रांच को इन्फॉर्म किया कि आपके पास कुछ सरप्लस है स्टॉक, क्या बोला, हाँ है मेरे पास, तो उनको ऑर्डर कर दिया हेड ऑफिस, अब तुरंत देख कीजिए इतना सामान भेज दीजिए, कहाँ, प्लानेट ब्रांच में, तो हेड ऑफिस का इंस्ट्रक्शन से ही कॉलेज स्ट्रीट ब्रांच से कहाँ गया, प्लानेट में गया, तो प्लानेट के पास आया ना, आया, तो वो भी डेबिट साइड आ जाएगा, हेड ऑफिस डायरेक्ट भेजते हो तो लिखे ना डेबिट साइड, और दूसरा ब्रांच में इस ब्रांच में आएगा वो भी डेबिट साइड लिख लेंगे, लेकिन एंट्री तो गुड्स सेंट टू ब्रांच ही लिखेंगे, बिना हेड ऑफिस इंस्ट्रक्शन कॉलेज स्ट्रीट ब्रांच थोड़ी भेजेंगे ना, सब कुछ तो हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन से ही हो रहे हैं, तो लिखोगे सेंड बाय या रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांचेस, है ना, किसी और ब्रांच से इस ब्रांच को मिला, वो भी तो इस ब्रांच के लिए रिसीप ही मना के जाएगा ना, तो लिख लोगे, और इस सारा गुड्स जहां है आइदर कॉस्ट प्राइस और क्या लिखोगे, इनवॉइस प्राइस, समझ में आया। अब डेबिट साइड, और क्या, डेबिट साइड एक्सपेंसेस सारा लिखते जाओगे, अब बोलो ब्रांच है तो ब्रांच में स्टाफ होगा, ब्रांच में स्टाफ होगा, सैलरी देना होगा, ब्रांच का जगह भाड़ा पे लिए तो रेंट देंगे, इलेक्ट्रिक बिल पे करेंगे, इतना सारे खर्चा है, वो सारा खर्चा भी तो लग रहा है ना, हाँ, तो जितना भी ब्रांच का खर्चा है वो कौन पे करेगा, हेड ऑफिस को पे करना है, अरे नहीं, ब्रांच तो मेरा ही है, हम ही तो मालिक है ना, हम ही को तो पे करना है, तो जितना एक्सपेंसेस हम पे करेंगे वो लिख लेंगे, टू बैंक, टू टू बैंक अकाउंट, ठीक है, इसमें लिखो एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, जितना एक्सपेंसेस पे किए, पेड ये ध्यान में रखना, कितना पे किए, ठीक है ना, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, कभी कभी हेड ऑफिस क्या करते हैं ना, हाँ, जैसे सैलरी तो डायरेक्ट पे कर देते, चेक भेज देते हैं ना अपने हेड ऑफिस अकाउंट से,
स्टाफ के अकाउंट में चेक भेज देते। रेंट वो भी जिनके से जो ब्रांच जिनसे रेंट पे लिए थे वो लैंडलॉर्ड के अकाउंट में हेड ऑफिस डायरेक्ट चेक भेज देते। लेकिन जो ब्रांच में छोटा मोटा खर्चा होता है, कैसे कोई कस्टमर्स आया चाय पिलाए, तो चाय पिलाने के लिए हेड ऑफिस भेजेगा चेक? नहीं, छोटा तो पे करना पड़ेगा, तो ब्रांच भी पे कर सकता है। लेकिन हेड ऑफिस देखते हैं ना कि ब्रांच को अगर बोल देंगे तुम पे करो, वो ज्यादा खर्चा करेगा, जो भी सेल करके आना मैक्सिमम वो खर्चा कर देगा। अरे जब खर्चा कर देगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो हेड ऑफिस क्या करते, उनको बोलते ये जो छोटा मोटा पेटी एक्सपेंसेस बोलते हैं ना, कि थोड़ा ट्रैवलिंग किए, थोड़ा स्टेशनरी का खर्चा है ना, आपको प्रिंटिंग का खर्चा है, ये सब खर्चा के लिए हेड ऑफिस क्या करते, बोलते हर महीना हमको आपको 2000 रुपया भेज देंगे, उसी से इस खर्चा करना, तो लिमिट में रहेगा। तो खर्चा को लिमिट में रखने के लिए क्या करते हेड ऑफिस, अलग से कुछ कैश भेज देता है पेटी एक्सपेंसेस के लिए। समझ में है ना? जो डायरेक्ट अकाउंट में पे कर देते तो ठीक है, वो तो हेड ऑफिस टू बैंक लिख लिए। लेकिन कुछ खर्चा ब्रांच को करने के लिए उसको लिमिट में कंट्रोल में रखने के लिए क्या करते, एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीना भेज देता है। तो जो भेज रहे लिखोगे टू कैश सेंड टू ब्रांच अकाउंट, समझ में? लिखोगे टू कैश सेंड टू ब्रांच अकाउंट सेंड फॉर एक्सपेंसेस, मतलब वो पेटी एक्सपेंसेस बोलते हैं, बस एक्सपेंसेस के लिए भेज रहे हैं, तो लिख लोगे। समझ में आया? अब क्रेडिट साइड आएगा, सारा डेबिट नहीं मैक्सिमम डेबिट हो गया। तो बोलो डेबिट साइड क्या क्या लिखे, मेनली ओपनिंग में जो एसेट्स था, गुड्स सेंट, और जितना खर्चा हेड ऑफिस किए, अगर कुछ कैश भेजे खर्चा के लिए वो भी लिख लिए। अब क्रेडिट साइड, बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, एंट्री सेम रहेगा, बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, अंडरलाइन कर दो, इसके अंदर भी दो आएगा। देखो डेबिट साइड भी लिखे थे ना, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, उसमें दो आइटम लिखे थे, क्या क्या लिखे थे बोलो, सेंड बाय हेड ऑफिस और दूसरों से रिसीव किए। अब क्रेडिट साइड क्या होगा, अब ब्रांच फिर हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिए, हेड ऑफिस ब्रांच को भेजे थे, और हेड ऑफिस ब्रांच फिर उसमें से कुछ गुड्स देखा डिफेक्टिव है, तो हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिए। तो रिटर्न तो लेस होना चाहिए ना, जैसे परचेज लेस रिटर्न होता है, तो लेस नहीं करके अपोजिट साइड कर दो। तो एंट्री सेम लिखोगे, टू गुड्स सेंट था ना, तो इसी को लिख लोगे। देखो रिटर्न टू हेड ऑफिस, रिटर्न टू हेड ऑफिस, कौन रिटर्न किए, ब्रांच, है ना? तो क्रेडिट साइड हो जाएगा, ब्रांच का स्टॉक कम हो गया, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें आइदर कॉस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस। और दूसरा दूसरा इस ब्रांच से किसी और ब्रांच में भेज दिए तो वो भी आएगा क्रेडिट साइड। जैसे इस ब्रांच में आया था दूसरे ब्रांच से, रिसिप्ट डेबिट साइड लिखे थे, और यहां से किसी और ब्रांच में चला गया तो क्रेडिट साइड आ जाएगा इसी हेड के अंदर। तो सेंड टू अदर ब्रांच, अदर ब्रांचेस, इसमें भी आइदर कॉस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस। बोलो समझ में आया? अब नेक्स्ट, अब बोलो ब्रांच को क्या है, बेचना है सामान, वो बेच रहे हैं ना, तो ब्रांच अगर बेच रहे हैं सामान, पैसा किसके पास आ रहा है, ब्रांच के पास, वो क्या ब्रांच का ही पैसा है, हेड ऑफिस उनसे डिमांड करेगा, तो हेड ऑफिस को जितना मिला वही लिखेंगे, ठीक है? लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को कितना रेमिट किया, रेमिटेंस पता है ना, मतलब भेजना, है ना? हेड ऑफिस ब्रांच को पैसा भेज दिए, कितना मिला वो देखेंगे, और इसका कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे, यहीं पे लिखेंगे इसके अंदर, मतलब ब्रांच हेड ऑफिस को कितना पैसा पे कर सकता है वो हम लोग देख रहे हैं। एक बोलो अगर ब्रांच कैश में बेचे, कैश सेल किए, तो ये पैसा हेड ऑफिस डिमांड करेगा ना, कैश आ गया ब्रांच के पास, तो हेड ऑफिस बोलेगा ना भेज दो पैसा, उनके पास कैश आ गया, तो वो रेमिटेंस का पार्ट हो जाए। लेकिन अगर ब्रांच क्रेडिट में बेचे तो क्या पैसा आया,
अभी तो क्रेडिट में बेचे, तो हेड ऑफिस डिमांड कर सकता है? अरे कैसे कर सकते, पैसा आएगा तभी ना डिमांड करेंगे। अभी क्रेडिट में बेचे, जब उनसे कलेक्शन आएगा तब ना हेड ऑफिस बोलेगा पे करो। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। ऐड, इसके साथ ऐड कर लोगे, क्या ऐड करोगे? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो कितना कैश सेल किए उसके साथ ऐड करोगे डेटर से कितना कलेक्ट किया गया, जितना कलेक्ट किया उतना भी तो डिमांड करेंगे ना, तो ये दोनों जोड़ लो। अब इससे कुछ लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे? अगर हेड ऑफिस ब्रांच को बोल दिया, यहाँ लिखे थे ना टू कैश सेंड टू ब्रांच, खर्चा कंट्रोल में रहे इसलिए बोल दिया था 2000 रुपया हर महीना भेज देंगे। अगर ये नहीं किए तो ब्रांच कहां से खर्चा करे? ये जो सेल से पैसा है उससे से करेंगे ना, बोलो वो खर्चा करके ही तो हमको पैसा वापस देंगे, तो उससे लेस कर देंगे। एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, नॉट सेंड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस नहीं भेजे थे, लेकिन खर्चा कौन पे किए? ब्रांच किए, तो ब्रांच किस कहां से करेंगे? इसी पैसा से ही करेंगे, तो लेस एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच, expenses of branch paid by branch, ब्रांच एक्सपेंसेस कौन पे किए? ब्रांच पे किए, वो लेस कर दोगे तो आपका आ जाएगा रेमिटेंस। मैक्सिमम केस में यही आएगा, ठीक है। तो कैसे करोगे रेमिटेंस कैलकुलेशन? कितना कैश में बेचे थे, उसमें ऐड क्या करोगे? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और कुछ एक्सपेंसेस ब्रांच किए तो वो पैसा लेस कर दो। ओके, नेक्स्ट एंट्री। इसमें ना कोई लॉस का रिकॉर्ड नहीं होगा, अपना लॉस, नॉर्मल लॉस कोई रिकॉर्ड नहीं करेंगे। स्टॉक डिक्रीज तो हो गया, लॉस हो गया ना, करना नहीं है। हम तो गुड्स एंड डेबिट साइड एक्सपेंसेस दिखा दिए, लॉस हो गया हरने दो। तो लेकिन अगर क्लेम मिला वो तो इनकम हो गया। वो देखो बाय बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम, इसमें जीपी नहीं देखते, नेट प्रॉफिट देखते, इसीलिए वो दिखाना नहीं है। जितना मिला वो बस उतना दिखा देंगे, उतना इनकम। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट abnormal लॉस, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट abnormal लॉस। अगर कुछ क्लेम मिला तभी लिखोगे, नहीं मिला तो लिखना ही नहीं है, ठीक है। मतलब कोई लॉस का रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन एब्नॉर्मल लॉस के अगेंस्ट में अगर कुछ क्लेम मिला सिर्फ उतना ही आप रिकॉर्ड कर लोगे, राइट? यस। अब तो एडजस्टमेंट का स्पेस छोड़ना, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट एब्नॉर्मल लॉस, क्रेडिट साइड 3 एंट्री का स्पेस छोड़ो, क्रेडिट साइड 3 एंट्री का स्पेस छोड़ोगे। 3 एंट्री का स्पेस छोड़ो, हाँ, इसी कंटिन्यू है कि अकाउंट कंटिन्यू चल रहे, ठीक है। एक्चुअली स्पेस इसीलिए छोड़ रहा है, जो ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस है तो लोडिंग अनलोड करेंगे, ये जो गुड्स सेंड था ना इनवॉइस प्राइस, उसका लोडिंग अनलोड करने के लिए स्पेस। अब इसके बाद लिखो बाय बैलेंस कैरेड डाउन, बाय बैलेंस कैरेड डाउन, कंटिन्यू सेम अकाउंट। 3 एंट्री के लिए स्पेस छोड़ने के लिए बोले ना, ध्यान तो दो इधर। अरे पेज चेंज किए इसीलिए। अब इस सर इसमें आएगा क्लोजिंग एसेट्स, बोलो इधर आया था ना ओपनिंग एसेट्स, तो इधर लिखोगे क्लोजिंग एसेट्स। तो बोलो ओपनिंग एसेट्स में क्या क्या था? ओपनिंग एसेट्स में क्या क्या था? स्टॉक, डेटर्स, कैश, फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा।
तो क्लोजिंग में भी तो आएगा ना, वही सब लिख लो फिर। तो क्लोजिंग एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक में आइदर कॉस्ट प्राइस या क्या आएगा, इनवॉइस प्राइस। क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स, क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस। तो इसमें सारा क्लोजिंग लिख लोगे, ठीक है। तो डेबिट साइड भी जितना स्पेस छोड़े थे 3 एंट्री का, डेबिट साइड भी 3 एंट्री का स्पेस छोड़ोगे, फिर डेबिट साइड लिखोगे टू बैलेंस सीडी। क्लोजिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी में क्या आ सकता है, एक ही आइटम है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लोजिंग, ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग सारा रिकॉर्ड हो गया। ओपनिंग लायबिलिटी क्रेडिट साइड था, तो क्लोजिंग लायबिलिटी डेबिट में आ गया। ओपनिंग एसेट्स डेबिट में था, तो क्लोजिंग एसेट्स क्रेडिट में आ गया, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, जहां जहां लोडिंग है वो लोडिंग अनलोड करेंगे, जहां जहां लोडिंग था उसको, उस लोडिंग को क्या करेंगे, अनलोड करेंगे। तो अनलोड करने के लिए एंट्री देखो, ओपनिंग स्टॉक अगर इनवॉइस प्राइस दे रहे तभी ना लोडिंग है, उसको अनलोड करना होगा। तो ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस, तो क्रेडिट साइड लिखोगे बाय स्टॉक रिजर्व, बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग अनलोड कर। फिर नेक्स्ट क्या आता है, टू गुड्स एंड, टू गुड्स एंड है ना, बाय गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। इसमें दो लोडिंग, लोडिंग ऑन सेंड बाय हेड ऑफिस, मैंने बोले थे 3 एंट्रीज के लिए स्पेस छोड़ना, जब हम बताते तुम लोग किसी और जगह ध्यान रखते। जहां जहां इनवॉइस है उसका लोडिंग ऑपोजिट साइड अनलोड करोगे। तो ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग, पहले ओपनिंग स्टॉक था ना डेबिट साइड इनवॉइस, उसका लोडिंग क्रेडिट साइड लिखोगे बाय स्टॉक रिजर्व, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। फिर गुड्स एंड का बाय गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, लोडिंग ऑन गुड्स एंड बाय हेड ऑफिस, और लोडिंग ऑन रिटर्न फ्रॉम अदर ब्रांच। इसके अंदर दो आइटम था ना, लोडिंग ऑन रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांच है ना, रिटर्न नहीं, रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांच। एक क्रेडिट साइड लोडिंग अनलोड कर दी, अब डेबिट साइड करेंगे। तो क्रेडिट साइड दो चीज का लोडिंग है, गुड्स एंड का और ओपनिंग स्टॉक का, ठीक है। और गुड्स एंड रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांच, डेबिट साइड टू। एक बार फिर देखो, क्रेडिट साइड बाय गुड्स एंड लिखे थे ना, इसमें दो चीज आया था, रिटर्न टू हेड ऑफिस और सेंड टू, इसमें इनवॉइस प्राइस है तो लोडिंग आ जाएगा, ठीक है ना। डेबिट साइड जो टू गुड्स एंड टू ब्रांच, गुड्स एंड तो 7 एंट्री लिखोगे, टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, अंडरलाइन करो। इसमें भी दो लोडिंग, एक लोडिंग लोडिंग क्या चीज का बोलो, लोडिंग ऑन रिटर्न टू हेड ऑफिस,
रिटर्न टू एचओ, लोडिंग ऑन रिटर्न टू हेड ऑफिस। दूसरा लोडिंग ऑन सेंड टू अदर ब्रांच, है ना। लोडिंग ऑन सेंड टू अदर ब्रांच। ओके, ठीक है। और जो क्लोजिंग स्टॉक लिखे थे ये भी, ये जो क्लोजिंग स्टॉक लिखे थे इसको भी डेबिट साइड करो, टू स्टॉक रिजर्व। टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अब हो गया बस, अब बैलेंस करेंगे प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लोगे तो स्टॉक है तो स्टॉक रिजर्व लिखोगे, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के लिए लोडिंग है तो स्टॉक रिजर्व लिखोगे, टू स्टॉक रिजर्व लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, हो गया, लिख लिए। नाउ अब क्रेडिट अगर एक्सेस है, क्रेडिट साइड ज्यादा आया तो मतलब प्रॉफिट है, और डेबिट एक्सेस है तो लॉस है। तो टू जनरल पीएल अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बैलेंसिंग फिगर ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ ब्रांच। ठीक है, तो जनरल पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट ऑफ ब्रांच, ये मिलेगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, इसमें इस अकाउंट से नेट प्रॉफिट ही फाइंड होता है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं। ओवरऑल ब्रांच का नेट प्रॉफिट कितना वो फाइंड हो जाएगा। ओके, तो ये था पूरा फॉर्मेट, इतना लेंथी है ना, एक ही अकाउंट लेकिन लेंथी है। अरे यही तो प्रॉफिट लास्ट लिखे ही तो आई। अरे नहीं, बैलेंस शीट ही लास्ट में होता है, बैलेंस शीट ही मतलब नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेगा ना। हाँ, प्रॉफिट लॉस ऊपर होगा। ओके, तो फिर बैलेंस करोगे क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट और लॉस। अरे एरो कर दो ना, एरो करके लगा दो, तो ऐसे एरो कर दो। ओके, अरे एग्जाम में वो नीचे भी लिख लोगे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस है तो बैलेंस लास्ट में होना चाहिए ना। नोट, इस मेथड में ये जो फास्ट मेथड सीखे, कौन सा मेथड, ब्रांच अकाउंट, इस मेथड में मेनली यही अकाउंट प्रिपेयर होता है, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, क्लास लेने का मन नहीं। छोड़ो, नेक्स्ट डे करोगे तुम, यू आर नॉट सीरियस इन क्लास, सब अपना अपना बातों में है। नोट्स, बहुत सारे नोट्स है, अभी फास्ट मेथड चल रहा है, 2 मेथड और बाकी है, 3 महीना लगाओगे इसी को कंप्लीट करने में। नोट 1, टू फाइंड मिसिंग ट्रांजैक्शन ऑफ डेटर्स, डेटर्स से कुछ ट्रांजैक्शन मिसिंग है तो आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके लिए आप अकाउंट करो या एडलेस करके करो, बट फाइंड करना होगा कुछ। हम लोग करेंगे ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट करेंगे। टू फाइंड मिसिंग ट्रांजैक्शन ऑफ डेटर्स, क्या ट्रांजैक्शन मिसिंग रहने से करोगे डेटर्स, वो भी हम लोग समझेंगे। डेटर्स अकाउंट फॉर्मेट, ये नोट, ये सब नोट्स आ रहे हैं। इस मेथड में मेन अकाउंट है ब्रांच अकाउंट, उसी से ही प्रॉफिट लॉस फाइंड हो जाएगा, लेकिन वो ब्रांच अकाउंट करने के लिए हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग्स करना है।
तो फर्स्ट क्या, ब्रांच डेटर्स। अच्छा बोलो तो इस ये जो ब्रांच अकाउंट बना है इससे डेटर्स रिलेटेड क्या क्या ट्रांजेक्शन है? ये जो ब्रांच अकाउंट बना है इसमें डेटर्स रिलेटेड क्या ट्रांजेक्शन है बोलो? ओपनिंग है, क्लोजिंग है, इधर क्लोजिंग डेटर्स है, नहीं क्रेडिट सेल तो नहीं है, लेकिन यहाँ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है ना। देखो बाई बैंक रेमिटेंस इसमें लिखे थे ना कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स से कितना रुपया कलेक्ट हुआ वो नहीं दिया, या ओपनिंग डेटर्स मिसिंग या क्लोजिंग डेटर्स मिसिंग, तो आपको करना क्या होगा, ब्रांच डेटर्स उससे वो फाइंड करोगे। कोई ना कोई एक मिसिंग रहेगा, सब कुछ तो नहीं, कोई एक मिसिंग है तो क्या करोगे, अकाउंट कर लोगे और अकाउंट करके उसको पता कर लोगे। तो टू फाइंड मिसिंग ट्रांजैक्शन ऑफ डेटर्स तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट करोगे। डेटर्स तो डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उतना लेंदी नहीं, ओपनिंग डेटर्स ज्यादा ट्रांजैक्शन इसमें नहीं देता है, एट द बिगिनिंग डेटर्स लिख लो। फिर टू, अच्छा बोलो तो क्रेडिट सेल का एंट्री क्या पास होता है? हम लोग क्रेडिट्स में बेचे, सोल्ड गुड्स टू जेड ₹50,000, बोलो एंट्री क्या पास करो, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो डेटर्स में क्या लिखोगे, टू सेल, तो टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट सेल जितना भी क्रेडिट सेल किए वो डेबिट साइड लिख लेना, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, तो डेटर्स में क्या लिखोगे, टू सेल्स। अब डेटर से कलेक्शन आ गया, कैश मिला, चेक मिला, तो एंट्री क्या करोगे, कैश टू डेटर्स, तो बाय बैंक या बाय कैश, बाय ब्रांच कैश, बाय ब्रांच कैश अकाउंट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बाय ब्रांच। ऑब्वियसली ब्रांच बेचे थे क्रेडिट में, कलेक्शन कौन करेगा, ब्रांच ही तो करेगा ना। अब ब्रांच किया तो ब्रांच के पास कैश आया, इसलिए बाय ब्रांच कैश लिखे। ओके, मान लो कुछ डेटर्स के ना हेड ऑफिस का अकाउंट में डायरेक्ट चेक भेज दिए, तो हेड ऑफिस को मिला, डेटर से ही तो मिला ना, तो लिखोगे फिर बाय बैंक अकाउंट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बाय हेड ऑफिस। अगर हेड ऑफिस कलेक्ट किए तो बाय बैंक लिखोगे, और ब्रांच कलेक्ट किए तो बाय ब्रांच कैश लिखोगे। अब कुछ डेटर्स क्या हो गया, कुछ डेटर्स को हम डिस्काउंट अलाउ किए, टाइमली पे किए तो डिस्काउंट छोड़ दिए, तो बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। फिर कुछ डेटर्स को रिटर्न कर दिए तो बाय सेल्स रिटर्न, सेल्स आता ना टू सेल्स, तो रिटर्न तो ऑपरेट बाय सेल्स रिटर्न। कुछ डेटर्स से रिटर्न आया तो सेल्स रिटर्न लिख लोगे। कुछ डेटर्स बैड हो गया, बैड डेट्स भी तो होता है, बाय बैड डेट्स, बाय बैड डेट्स अकाउंट। क्या एंट्री होता है बोलो सेल्स का? हाँ, जर्नल में डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो डेटर्स अकाउंट में लेजर में क्या करोगे, टू सेल्स ही तो लिखो, लेजर में तो ऐसे ही होता है। सेल्स अकाउंट में लिखेंगे बाय डेटर्स, अरे सेल्स अकाउंट में तो सेल्स तो क्रेडिट होता है ना, देखो बाय डेटर्स क्रेडिट हो गया, डेटर्स डेबिट तो डेटर्स में डेबिट आ गया, डेटर्स में थोड़ी लिखोगे टू डेटर्स। ओके, बाय बैड डेट्स जितना बैड हो गया, और अगर डेटर से बिल मिला, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीव्ड, एंड एट द एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग डेटर्स। तो ये अकाउंट में ना कोई एक मिसिंग रहेगा, तभी ये करोगे। बोलो कौन सा तीन में से मिसिंग रहने से करना होगा, ओपनिंग डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स।
मतलब ओपनिंग डेटर्स, फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स और क्लोजिंग डेट्स। ये तीन में से कोई भी एक मशीन है तो आपको करना होगा। डेटर्स अकाउंट करोगे, इससे पता कर लोगे, ठीक है ना, और इसी को डेटा फिर ब्रांच अकाउंट में पोस्ट कर दो। क्लियर? नोट 2, नोट नंबर 2, दूसरा नोट। नहीं, अब सब छोटा छोटा नोट है। टू फाइंड, अकाउंट तो एक ही बनाना होता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे वर्किंग्स आ जाते हैं, ठीक है ना, बिना वर्किंग्स और कर नहीं पाओगे, तो इसीलिए वर्किंग्स आएगा। टू फाइंड गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस, टू फाइंड गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस, क्या फाइंड करना है? कितना हेड ऑफिस गुड्स भेजे, ठीक है ना। एक इक्वेशन फॉलो करोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस, ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस इक्वल टू रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस इक्वल टू रिटर्न टू हेड ऑफिस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक। क्या हो रहा है आपका? एक इक्वेशन है, ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड्स सेंट टू हेड ऑफिस, गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस इक्वल टू क्या होना चाहिए? रिटर्न टू हेड ऑफिस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अब गुड्स एंड मिसिंग है तो सारा क्रेडिट मतलब ऑपोजिट साइड राइट हैंड जोड़ोगे और माइनस कर दोगे। मान लो क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है तो अब लेफ्ट हैंड जोड़ोगे, राइट हैंड माइनस कर दोगे, तो जो मिसिंग है ना उससे फाइन हो जाएगा। थर्ड नोट, नोट 3, टू फाइंड पेटी कैश सेंड बाय हेड ऑफिस और क्लोजिंग पेटी कैश। ये सब के लिए अकाउंट नहीं कर रहे, सब इक्वेशन फॉलो करोगे, हो जाएगा। जैसे गुड्स एंड का किया ना, ऐसे ही करेंगे। तो मैंने बोला था ना, छोटा मोटा खर्चा के लिए हेड ऑफिस क्या करते हैं, हर महीना पे कर देते, कैश सेंड करते ना। तो कितना कैश सेंड किए हेड ऑफिस, उसको पेटी कैश बोलते हैं। एक्सपेंसेस जो स्मॉल अमाउंट का एक्सपेंसेस उसको क्या बोलते हैं? पेटी एक्सपेंसेस। तो टू फाइंड पेटी कैश सेंड बाय हेड ऑफिस और क्लोजिंग पेटी कैश, इसमें से कोई भी एक मिसिंग फाइंड करोगे तो उसके लिए क्या करना है? सेम इक्वेशन, ओपनिंग कैश प्लस कैश सेंड बाय हेड ऑफिस इक्वल टू एक्सपेंसेस बाय ब्रांच प्लस क्लोजिंग कैश। ये इक्वेशन फॉलो करोगे, जो भी मिसिंग है वो आ जाएगा। ओके, इसको अगर एग्जांपल लेके करे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहीं पे बोल देता है कैश सेंड कितना हेड ऑफिस बोले नहीं, खर्चा कितना ब्रांच की वो बोल दिए, क्लोजिंग कैश दे दिए, ओपनिंग मिसिंग है, ठीक है, या कैश सेंड मिसिंग है, कोई भी एक मिसिंग है, तो कैसे करोगे उसके लिए सिम अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप मान लो ब्रांच हो, आपका पापा क्या है, हेड ऑफिस है, तो आप डिपेंडेंट पूरा हेड ऑफिस पे, जो भी खर्चा कौन देते हैं? आपका पापा ही देते हैं। जैसे आज घर से निकले, इससे पहले काल रात को कुछ आपका पार्स में कुछ कैश रह गया था, तो आपके पास था, मतलब ब्रांच के पास था, कितना था? 100 रुपया था। फिर आप आज मॉर्निंग में उठ के पापा को बोले कि पापा कुछ दीजिए, आज हम लोग फ्रेंड लोग मिलके थोड़ा मतलब
एक हाँ एक किसी का बर्थडे है तो उसमें हम लोग को जाना पड़ेगा, तो कुछ खर्चा होगा, पापा आपको दिए, कुछ पैसा दिए, हम मिसिंग अभी इग्नोर करते। अब इसके बाद आए, फिर ये सब खर्चा किए, दिन भर का खर्चा किए, खर्चा कितना किए से 300 रुपया खर्चा किए, और एट द एंड घर जब पहुंचे देखे आपका पॉकेट में अभी भी है कितना, से 150 रुपया है। तो पापा कितना दिए थे? आप कितना खर्चा किए बोलो तो? ओपनिंग आपके पास 100 रुपया था, पापा कितना दिए थे? एक्स मिसिंग है, वही तो हेड ऑफिस पे किए थे ना, फाइंड कर रहे हैं, एक्स पापा दिए थे कितना, एक्स रुपीज पे किए थे। अब 300 रुपया खर्चा कर दिए थे, और एट द एंड ऑफ द डे आपका पार्स में 150 रुपया अभी भी रह गया था। तो 300 खर्चा किए, 150 रुपया मतलब पूरा 450 रुपया था, उसमें से ओपनिंग तो 100 रुपया आपका पॉकेट में था, तो 350 रुपया ही तो पापा दिए थे, ठीक है ना? तो ये दोनों जोड़ लोगे और माइनस कर दोगे, तो हेड ऑफिस कितना पे किए थे वो आ जाएगा। क्लियर है ना? या क्लोजिंग कैश कितना वो नहीं दिए, तो हेड ऑफिस कितना दिए थे दे देंगे, खर्चा कितना किए मतलब ये दोनों को जोड़ लेंगे, एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग आ जाएगा। तो एनी वन मिसिंग, वो मिसिंग फाइंड नहीं करोगे तो आपका ब्रांच अकाउंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना, समझ में है ना? तो इक्वेशन फॉलो करोगे, ओपनिंग कैश प्लस कैश सेंड बाय हेड ऑफिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस बाय ब्रांच प्लस क्लोजिंग कैश। ओके, नेक्स्ट नोट 4, क्लोजिंग फिक्स्ड असेट्स। नोट 4, क्लोजिंग फिक्स्ड असेट्स। जैसे फर्नीचर था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अरे एक फर्नीचर था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फिर फर्नीचर एट द एंड ऑफ द ईयर, क्या सेम रहेगा? चेंज होगा ना? तो क्लोजिंग फिक्स्ड असेट्स कैसे करोगे? ओपनिंग फिक्स्ड असेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना फिक्स्ड असेट्स था, इसमें ऐड क्या करोगे? अगर कुछ परचेज किए, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग फिक्स्ड असेट्स था, और कुछ ड्यूरिंग द ईयर ब्रांच के लिए परचेज किए, और फिर डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, तो क्लोजिंग आ जाएगा ना? एसेट्स तो डेप्रिसिएशन तो लेस करेंगे, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन का रेट बता देंगे, उसी रेट से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, तो क्या मिलेगा? क्लोजिंग फिक्स्ड असेट्स। क्योंकि ब्रांच अकाउंट में आपको ओपनिंग फिक्स्ड असेट्स, क्लोजिंग फिक्स्ड असेट्स ये सब भी तो लिखना है ना, तो क्लोजिंग मिसिंग है, फाइन करोगे। तो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, यानी कि सारा नोट आपको करना होगा, क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्वेश्चन देख के समझना होगा क्या क्या नोट करे, और वो नोट करोगे, नोट करके ब्रांच अकाउंट में पुट कर दोगे, तो ब्रांच से आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच। ओके, तो ये था मेथड 1, ये था फर्स्ट मेथड। एज पर रिक्वायरमेंट, कुछ क्वेश्चन में एक फर्स्ट नोट लगेगा, कुछ क्वेश्चन में सेकेंड नोट लगेगा, कहीं पे वो क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना? लेकिन मोरलेस जितना नोट का जरूरत होता है ना वो हम लिख के दे दिए, उसके हिसाब से आप नोट करोगे, फिर अकाउंट करोगे, करना होगा आपको ब्रांच अकाउंट, ये करना है, इससे प्रॉफिट और लॉस आपको फाइंड करना होगा। ओके, तो आज हम लोग से मेथड फास्ट का फॉर्मेट सीखे, नेक्स्ट है इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है?